हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 17 नेचुरल वेजिटेशन। स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि इंडिया में इतनी वैरायटी क्यों है वेजिटेशन की? केरला के डेंस रेन फॉरेस्ट से लेकर राजस्थान के थॉर्नी डेजर्ट तक, ये सब कैसे और क्यों डिफरेंट है? आज हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप रेडी है तो अपनी नोटबुक्स रेडी रखिए, पेन उठाओ एंड लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग जर्नी थ्रू इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन। और हाँ, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें विद अ बेल आइकन ऑन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं नेचुरल वेजिटेशन क्या है। देखो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। नेचुरल वेजिटेशन वो प्लांट्स है जो नेचुरली ग्रो होते हैं विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प। इसका मतलब समझो, अगर आप अपने घर में आम का पौधा लगाते हो, उसे पानी देते हो, फर्टिलाइजर देते हो, वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। लेकिन जंगल में जो पेड़ खुद ब खुद नेचुरली उगते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरफेयर्स के, वो नेचुरल वेजिटेशन है। फॉरेस्ट को भी हम नेचुरल वेजिटेशन ही कहते हैं। फॉरेस्ट बेसिकली एक ग्रुप ऑफ ट्रीज है जो नेचुरल कंडीशंस में ग्रो होते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्टूडेंट्स, वेजिटेशन का कॉन्सेप्ट हमारे एशियन स्क्रिप्चर्स में भी बहुत और मॉडर्न साइंस में भी, मतलब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं है। हमारे वेदास पुराणास में भी फॉरेस्ट और वेजिटेशन का डिटेल मेंशन किया हुआ है। इंडियाज वेजिटेशन डाइवर्सिटी। अब आते हैं इंडिया की बात पर। स्टूडेंट्स, इंडिया रैंक 10th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन डाइवर्सिटी। इमेजिन करो, पूरे वर्ल्ड में 10th पोजीशन, और एशिया में हम 4th पोजीशन पर है नेचुरल वेजिटेशन में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट स्टूडेंट्स, इंडिया में इतनी लार्ज डाइवर्सिटी क्यों है? आंसर है वेरिड क्लाइमेट एंड जियोग्राफी। इंडिया में हर तरह का क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एल्पाइन, हर तरह की जियोग्राफी है। माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, डेजर्ट है, कोस्टल एरिया है। तो नेचुरली वेजिटेशन भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। स्टूडेंट्स, ये फिगर याद रखना। हम की स्टेटिस्टिक की बात करते हैं। अबाउट 5000 वेराइटीज ऑफ ट्रीज इंडिया में हम देखते हैं। इमेजिन करो, 5000 तरीके के अलग अलग पेड़ हमारे इंडिया में है। इन 5000 में से 450 ट्रीज आर कॉमर्शियली यूजफुल, मतलब टिम्बर के लिए, फर्नीचर के लिए, मेडिसिन के लिए। 5000 में से 450 ऐसे ट्रीज है जो हम कॉमर्शियली यूज करते हैं, मतलब कि हम हमारे कोई ना कोई कॉमर्शियल फैक्ट्रीज में जाते हैं और उससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इंडिया में है, जो कि 6% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्लावरिंग प्लांट है। मतलब वर्ल्ड के 100 फ्लावरिंग प्लांट में से 6 इंडिया में है। एल्गी, फर्नस, फ्लावरिंग प्लांट, ये सब अवेलेबल है इंडिया के अंदर। और स्टूडेंट, सबसे इंटरेस्टिंग, अबाउट 2000 मेडिकल प्लांट्स आयुर्वेदा में डिस्क्राइब्ड है। ये बताता है कि हमें हमारे एंसेस्टर कितने नॉलेजेबल रखते हैं प्लांट्स के बारे में, यानी कि 2000 ऐसे प्लांट्स जो हमारी दवाई के रूप में हमें यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंडिया एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इसको याद रखना। अब स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है वेजिटेशंस में? इसका आंसर है 6 मेन फैक्टर्स। इन 6 फैक्टर्स को अच्छे से समझो क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आते हैं। सबसे फर्स्ट फैक्टर है रिलीफ फैक्टर। स्टूडेंट्स, रिलीफ फैक्टर मतलब माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। हिमालय में जो वेजिटेशन होगी वो प्लेन्स में नहीं होगी। डेजर्ट में जो प्लांट होंगे वो कोस्टल एरियाज में नहीं होंगे। तो रिलीफ फीचर डायरेक्टली अफेक्ट करता है वेजिटेशन को। सेकेंड फैक्टर है सॉइल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, इन सब में डिफरेंट प्लांट्स उगते हैं। जैसे ब्लैक सॉइल में कॉटन अच्छा उगता है, एलुवियल सॉइल में राइस अच्छे उगते हैं, व्हीट अच्छा उगता है, डेजर्ट सॉइल में सिर्फ थ्रॉनी बशेस उगते हैं। थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, ये बहुत ऑब्वियस है। हॉट रीजन्स, कोल्ड रीजन्स, हिमालयन रीजन, सब में डिफरेंट टेम्परेचर है, डिफरेंट वेजिटेशन होती है। ट्रॉपिकल रीजन में एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, कोल्ड एंड हिमालयस रीजन में कॉन्फिडेंस ट्रीज होते हैं। ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में देखेंगे। फोर्थ फैक्टर है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है सनशाइन। आइसोलेशन का मतलब है सनलाइट। ये डिपेंड करता है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर। इक्वेटर के पास ज्यादा सनलाइट, पोल्स के पास कम सनलाइट, सिमिलरली प्लेन्स में ज्यादा सनलाइट, माउंटेन्स की वैलीज में कम सनलाइट। मोर सनशाइन इज इक्वल टू मोर आइसोलेशन इज इक्वल टू फास्टर वेजिटेशन ग्रोथ। यानी जितनी ज्यादा सनलाइट होगी उतना ज्यादा आइसोलेशन होगा और उतना ही ज्यादा हमारा वेजिटेशन फास्टर ग्रो
करेगा। फिफ्थ फैक्टर आता है रेनफॉल। स्टूडेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रेनफॉल का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में होता है। चिरापुंजी में 11,000 mm रेनफॉल देखने को मिलती है, राजस्थान में सिर्फ 100-200 mm रेनफॉल देखने को मिलती है। नेचुरल वेजिटेशन भी डिफरेंट होती है। हैवी रेनफॉल एरियाज में डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और वहीं पर जहां पर बारिश कम होती है वहां पर सूखे जंगल देखने को मिलते हैं। सिक्स्थ फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर इन एयर, ये वेरियस डिफरेंट रीजन में होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी यानी हम जिसको धुम्मस बोलते हैं, ओस बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं, ये हर जगह पर अलग अलग होता है। कोस्टल एरियाज में हाई ह्यूमिडिटी तो मैंग्रोव्स, डेजर्ट में लो ह्यूमिडिटी तो सीरोफिट प्लांट्स देखने को मिलते हैं। अब की पॉइंट ये भी है कि डिफरेंट रिलीफ फीचर्स, डिफरेंट सॉइल्स, डिफरेंट वेजिटेशंस, temperature and humidity vary in cold Himalayas and southern regions. In isolation depend on latitude and altitude. Rainfall diversity cause diversity in vegetation. Students ये एक चेन रिएक्शन है, सब फैक्टर इंटरकनेक्टेड है। एक फैक्टर चेंज होगा तो वेजिटेशन चेंज होगी। कौन कौन से 6 फैक्टर हमने देखे? तो रिलीफ फीचर, डिफरेंट सॉइल्स, डिफरेंट वेजिटेशन एंड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, आइसोलेशन एंड रेनफॉल। ये 6 फैक्टर्स के ऊपर वेजिटेशन डिफरेंट होता है। अब स्टूडेंट्स आते हैं मेन टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन एल्टीट्यूड, सॉइल्स, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। इनके ऊपर डिवाइड किया गया है, उनका एल्टीट्यूड कैसा है, उनका सॉइल्स कैसी है, उनकी रेनफॉल कितनी होती है, टेम्परेचर कितना है। इसके बेसिस पर 5 तरह के टाइप्स है। कौन कौन से 5 तरह के टाइप्स है? पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। सेकेंड है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, जिसको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। थर्ड है ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन, यानी कि थ्रॉनी वेजिटेशन भी हम जिसको बोलते हैं। फोर्थ है टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, यानी हिमालयन वेजिटेशन जिसे हम बोलते हैं। और फिफ्थ है मैंग्रोव या फिर टाइडल फॉरेस्ट, जिसको हम कोस्टल वेजिटेशन भी बोलते हैं। इन 5 को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन रीजन्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रीजन विथ आइडेंटिकल क्लाइमेट, आइडेंटिकल वेजिटेशन। मतलब अगर 2 रीजन्स का क्लाइमेट सेम है तो वेजिटेशन भी सिमिलर होगी। सच रीजन्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन रीजन्स। एग्जांपल केरला और पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में सिमिलर क्लाइमेट है तो वेजिटेशन भी सिमिलर होगा। अब इन 5 टाइप्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सबसे डेंस और रिच फॉरेस्ट है। ये फॉरेस्ट हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स में पाते हैं। एनुअल रेनफॉल कम से कम 200 सेंटीमीटर, मतलब मिनिमम 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, ज्यादा भी हो सकती है। टेम्परेचर इसका मोर देन 22 डिग्री सेल्सियस रहता है पूरे साल पर। अगर लोकेशन की बात करें कि ये फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलते हैं तो वेस्टर्न घाट में, जैसे केरला और कर्नाटका में, लक्षद्वीप आइलैंड में, अंडमान निकोबार आइलैंड में यहाँ बहुत डेंस रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अपर रीजन्स ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ सारी जगह पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं ट्रीज की। स्टूडेंट्स यहाँ बहुत वैल्यूएबल ट्रीज मिलते हैं, जैसे महागनी बहुत एक्सपेंसिव वुड फर्नीचर के लिए यूज होती है। एबोनी ब्लैक वुड बहुत हार्ड और वैल्यूएबल है। रोजवुड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और फर्नीचर में यूज होती है। रबर नेचुरल रबर प्रोडक्शन के लिए। और भी कई तरह के ट्रीज इन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। ट्रीज आर अबाउट 60 मीटर्स टॉल और इवन मोर। इमेजिन करो 15 से 20 फ्लोर बिल्डिंग जितने लंबे पेड़, इसलिए इन्हें जायंट्स ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। मोर ह्यूमिडिटी इज ड्यू टू स्क्रब्स। स्क्रब्स मतलब छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं वो, बशेस जो ग्राउंड पर होते हैं, ये मॉइस्चर रहने देते हैं। नो सीजनल शेडिंग ऑफ लीव्स, ये ट्री साल भर अपने पत्ते नहीं गिराते जैसे ऑटम में होता है। ट्रीज आर एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे रहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि ये पूरे साल हरे भरे पेड़ रहते हैं इसीलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इन फॉरेस्ट में इतनी डेंसिटी होती है कि सनलाइट ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए ग्राउंड पर सिर्फ शेडेड लविंग प्लांट उगते हैं। यानी कि इतने लंबे लंबे पेड़ होते हैं जिसकी वजह से सनलाइट हमारे ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाती, इसीलिए यहाँ पर शेडेड लविंग प्लांट्स उगते रहते हैं। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट की। ये इंडिया के सबसे कॉमन फॉरेस्ट है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रेनफॉल 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर पूरी एनुअली, यानी साल में 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल देखने को मिलती
है। नोटिस करो रेन फॉरेस्ट से कम रेनफॉल। लोकेशंस की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन फुटहिल्स में, वेस्टर्न उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ईस्टर्न गुजरात, ईस्टर्न घाट में, विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन्स में देयर इज अ ड्राइनेस इन सम पार्ट। कंप्लीटली वेट नहीं होते जैसे रेन फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट पूरे वेट होते हैं, यहाँ पर पूरा वेट नहीं देखने को मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ट्री शेडेड देयर लीव्स फॉर 6 to 8 वीक्स ड्यूरिंग ऑटम। स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिसिडियस का मतलब ही है फॉलिंग ऑफ, ये ट्रीज अपने पत्ते गिराते हैं पर्टिकुलर सीजन के अंदर। सेकेंड बात करें, एवरी स्पीसीज हैज अ डिफरेंट टाइम टू शेड द लीव्स, मतलब एक ही फॉरेस्ट में डिफरेंट ट्रीज डिफरेंट टाइम पर पत्ते गिराते हैं, कोई मार्च में, कोई अप्रैल में, कोई मई में। थर्ड की बात करें, ऑल ट्रीज आर नेवर विदाउट लीव्स एट द सेम टाइम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, पूरा फॉरेस्ट एक साथ कभी कंप्लीटली बेल्ड नहीं होता है, कुछ ट्रीज के पत्ते होते हैं, कुछ के नहीं होते। फोर्थ की बात करें, ट्रीज शेड लीव्स अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सीजन, ये एडेप्शन है टू कंजर्व वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन, ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। क्योंकि ये मॉनसून रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं इसलिए इसको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर कौन कौन से पेड़ आपको देखने को मिलेंगे तो टीक बहुत वैल्यूएबल टिम्बर फर्नीचर के लिए, साल कंस्ट्रक्शन और फर्नीचर, सीसाम मिलता है यहाँ पर ऑयल सीड्स के लिए, सैंडलवुड परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स के लिए, खैर जो मेडिकल यूज के लिए यूज होता है, बैम्बू जिसका मल्टीपल यूज है, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग ट्रीज देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट सैंडलवुड बहुत एक्सपेंसिव होता है इसलिए इसे इलीगल कटिंग भी होता है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, यानी सैंडलवुड बहुत महंगा है इसीलिए इसकी तस्करी यानी कि स्मगलिंग भी होती है, इलीगल कटिंग भी होती है। अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट हमारे ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन, ये बिल्कुल ऑपोजिट है रेन फॉरेस्ट से। अगर बात करें यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम ही रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी, जो बहुत कम रेनफॉल है पूरे साल की। लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में आपको इस तरीके के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये थार डेजर्ट और सराउंडिंग एरियाज में मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो रूट ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स आर लॉन्ग, डीप एंड विड्थ पर। स्टूडेंट सोचो क्यों, क्योंकि वाटर बहुत नीचे होता है डेजर्ट में, तो रूट्स को डीप जाना पड़ता है वाटर तक पहुंचने के लिए। सेकेंड बात करें, लीव्स आर शॉर्टर, रिजल्ट्स इन स्लोअर इवापोरेशन प्रोसेस, ठीक है, मतलब वाटर का इवापोरेशन लीव्स से, डेजर्ट में वाटर प्रीशियस है तो प्लांट का एडेप्ट कर लिया है। शॉर्टर लीव्स मतलब लेस सरफेस एरिया मतलब लेस वाटर लॉस। कुछ प्लांट्स में तो लीव्स ही नहीं होते, सिर्फ थ्रोन्स होते हैं, यानी कि सिर्फ डालियां आपको देखने को मिलेगी, कांटे देखने को मिलेंगे, बट उसमें पत्ते होते नहीं है। क्योंकि पत्ते नहीं होते तो इवापोरेशन प्रोसेस हो पाती नहीं है। थर्ड बात करें, दिस हेल्प प्लांट्स कंजर्व वाटर इन ड्राई कंडीशन, ये सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है स्टूडेंट्स। नेचुरल का एडेप्शन देखो, हार्श कंडीशन में कैसे प्लांट सर्वाइव करते हैं ये हमें इधर से देखने को मिलता है। कौन कौन से ट्रीज और प्लांट्स हमें देखने मिलते हैं तो सबसे पहले आता है डेट्स यानी कि जिसको हम खजूर बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। जुजुबे यानी कि बेर, वो देखने को मिलता है। एक्केक्या यानी कि बबूल, वो हमें देखने को मिलता है। कैक्टस देखने को मिलते हैं जो वाटर स्टोर कर रहे हैं। खिजड़ो देखने को मिलते हैं जो राजस्थान के कुछ जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी अनेकों ट्रीज और प्लांट्स देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कैक्टस अपने स्टीम में वाटर स्टोर करते हैं इसीलिए वो थिक और फ्लैशी हो जाते हैं, यानी कि जो कैक्टस के कांटे होते हैं वो उसके अंदर वाटर स्टोर करता है इसीलिए वो इतने कड़क और इतने कांटे भरे हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, ठीक है। अब स्टूडेंट टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड देखते हैं, ये हिमालयन वेजिटेशन भी बोला जाता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स है, तो टेबल से समझते हैं। एट हाइट 1000 to 2000 मीटर, एरियल स्पेन, हाई माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल एंड माउंटेनियस एरिया ऑफ उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये स्टूडेंट्स, हिमालयन फुटहिल्स पर भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिल सकते हैं ड्यू टू टेम्परेचर। यहां पर आपको ओक और चेस्टनट जैसे ट्रीज देखने को मिलेंगे। अगर हाइट है 1500 से लेके 3000 मीटर की तो उनका एरियल स्पेन क्या होगा, साउथर्न स्लोप ऑफ हिमालयंस, हायर एरियाज ऑफ साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट। कौन से फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे तो पाइन, साल, सिल्वर, फेयर, स्पॉर्स, ये सारे ट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स कॉनिफेरस ट्रीज कोन शेप होते हैं, ये एडेप्शन है स्नोफॉल के लिए, कोन शेप पर स्नो स्लाइड कर जाता है, एक्यूमुलेट नहीं होता। बेसिकली कॉनिफेरस फॉरेस्ट यानी आप जिसको क्रिसमस ट्री बोलते हो वो इसके अंदर होते हैं।
एट हाइट 3600 मीटर्स एंड मोर। ठीक है, ये हाई एल्टीट्यूड होते हैं, इनका एरिया स्पेन हायर एल्टीट्यूड में होता है, हिमालयंस की स्नो लाइंस में होता है। फॉरेस्ट अगर देखें एल्पाइन एंड शॉर्ट ग्रास देखने को मिलते हैं। ट्रीज अगर यहाँ पर देखें तो सिल्वर फील्ड एंड बीच ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ ट्रीज भी छोटे और ग्रास लाइक हो जाते हैं क्योंकि इतनी हाइट पर कंडीशंस बहुत हार्श हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ट्रीज हैव कॉनिकल शेप, पिरामिड जैसा शेप होता है जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, क्रिसमस ट्री बोलते हैं। ऐसा शेप इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर स्नो ज्यादा उस रह नहीं पाता है, स्नो क्या होता है गिर जाता है। सेकंड, ब्रांचेस लीन टुवर्ड्स द सरफेस, स्नो स्लाइड्स डाउन इजीली, डज नॉट मेल्ट ऑन लैंड। स्टूडेंट्स अगर स्नो ट्रीज पर एक्यूमुलेट होता तो ब्रांचेस टूट जाएगी वेट से, तो नेचर ने ये एडेप्शन डेवलप किया है। थर्ड, अगर बात करें ट्री लीव्स आर लॉन्ग पॉइंटेड एंड स्टिकी, कंजर्व ह्यूमिडिटी फॉर लॉन्गर टाइम। स्टिकी लीव्स पर ड्यू बनती है मॉर्निंग में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स हिमालय में वेजिटेशन को एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया जाता है, जितनी ज्यादा हाइट उतनी कम वेजिटेशन। अब स्टूडेंट लास्ट टाइप के बारे में देखते हैं, टाइडल फॉरेस्ट या जिसको मैंग्रोव्स भी बोला जाता है। लोकेट इन डेल्टा रीजन्स ऑफ रिवर अलोंग द कोस्ट, फाउंड अलोंग गुजरात कोस्ट एंड मार्शी लैंड्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल में आपको ये सब देखने को मिलेंगे। डेल्टा मतलब जहां रिवर सी में मिलती है, वहां का एरिया मार्शी होता है, वाटर सॉल्टी होता है, नॉर्मल प्लांट्स वहां सर्वाइव नहीं कर सकते, वहां पर मैंग्रोव्स ही सर्वाइव करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दिस फॉरेस्ट ग्रो इन कोस्टल टाइडल एरियाज, मतलब जहां टाइड आता है समटाइम्स वाटर होता है समटाइम्स नहीं। सेकेंड है ट्रीज कैन सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर, ये बहुत यूनिक एडेप्शन है स्टूडेंट्स। नॉर्मली ट्रीज सॉल्ट वाटर में मर जाते हैं बट मैंग्रोव सर्वाइव कर सकते हैं। कौन कौन से ट्रीज देखने को मिलते हैं तो सुंदरी सबसे फेमस मैंग्रोव ट्री है, सुंदरबन के नाम इसी ट्री से पड़ा हुआ है। और चेर, स्टूडेंट सुंदरबंस का नाम सुना होगा, वेस्ट बंगाल में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वहां रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं। मैंग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोस्टल एरियाज को इरोजन से बचाता है, सुनामीज का इंपैक्ट रिड्यूस करता है, फिश ब्रीडिंग ग्राउंड होती है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है। अब स्टूडेंट्स एक प्रैक्टिकल टॉपिक, फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है और उनका क्या यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेस्ट सिर्फ ऑक्सीजन देने के लिए नहीं है, वो बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो यूजेस ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं। सबसे पहले टिम्बर वुड फ्रॉम टीक एंड सील, स्टूडेंट हाई क्वालिटी फर्नीचर टीक या साल वुड से ही बनती है, बहुत ड्यूरेबल और टर्माइट रेसिस्टेंट होते हैं। सेकेंड बात करते हैं बोट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड ऑफ सुंदरी ट्रीज ऑफ सुंदरबन, सुंदरी वुड्स वाटर रेजिस्टेंट होता है इसलिए बोट मेकिंग के लिए परफेक्ट होता है। थर्ड, स्पोर्ट्स गुड एंड पैकेजिंग बॉक्सेस फ्रॉम पाइन एंड सी ट्री, क्रिकेट बैट्स, हॉकी स्टिक्स, ये भी स्पेशल वुड से बनते हैं। फोर्थ है टर्पेंटाइन, प्रिपेयर्ड फ्रॉम लिक्विड फ्रॉम चाइल्ड ट्रीज, टर्पेंटाइन पेंट थिनर के लिए यूज होता है। सैंडलवुड की बात करें तो परफ्यूम्ड ऑयल, कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीजों के लिए यूज होता है। मैसूर के सैंडलवुड वर्ल्ड फेमस है। बात करते हैं बास्केट, टॉयज, गुड्स ऑफ डेली डेकोरेशन, ये सारी चीजें बैम्बू ट्रीज से बनती है जो हमारे कंस्ट्रक्शन से लेके हैंडीक्राफ्ट तक सब चीजों पे यूज होती है। बैम्बू बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं। लेग की बात करें तो सीलिंग वैक्स, रेजिंग, गम, रबर, हनी, केन एक्सेट्रा फ्रॉम फॉरेस्ट। लेग से बैंगल बनते हैं, रबर से टायर्स बनते हैं, हनी मेडिकल प्रॉपर्टीज रखती है, ये सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती है। आंवला, बबेड़ा, हरडे, अश्वगंधा एक्सेट्रा, ये सारे मेडिकल प्लांट्स भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। आयुर्वेदिक के अनेकों मेडिकल प्लांट्स हमें हमारे फॉरेस्ट से मिलते हैं। ये डायरेक्टली हमारी फार्मेसी, मेडिकल, इन सबको भी अफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स अब स्पेसिफिकली मेडिकल प्लांट्स की बात करते हैं। इंडिया में अबाउट 2000 मेडिकल प्लांट्स आयुर्वेदा में डिस्क्राइब किए हुए हैं। अब ये चीज हम टेबल से समझते हैं, जैसे सर्पगंधा है तो हाई ब्लड प्रेशर में यूज होता है, लिम्डो है तो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस में, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज में यूज होता है, तुलसी है तो कोल्ड कफ फीवर में यूज होता है, अर्जुन सादर है तो ये हार्ट एलिमेंट्स के लिए ट्रीटमेंट में यूज होता है, बिल है तो वो गैस और कफ के लिए यूज होता है, फिर है कूस है जो डायबिटीज, फीवर, जॉइंट पेन, इन सब के लिए यूज होता है, हर्डे है तो कॉन्स्टिपेशन और हेयर डिजीज के लिए यूज होता है, आंवला है तो गैस, एसिडिटी, डाइजेस्टिव, ये सारी प्रॉब्लम के लिए यूज होता है, कर्नज है तो वो स्किन और डेल्टन, ये सब गम रिलेटेड डिजीज के लिए यूज होता है। ये सिर्फ कुछ एग्जांपल है स्टूडेंट्स, एक्चुअली में बहुत सारे प्लांट्स मेडिकल में हेल्प होते हैं। अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स की बात करें तो लीफ
plants from khakro leaves, eco-friendly alternative to use plastic. केचाउ फ्रॉम खे ट्रीज की बात करें तो पैन मेन यूज होता है. फिर बात करते हैं केचू फ्रॉम खे ट्रीज, तो पान में जो यूज होता है वो ये होते हैं. बीड़ी फ्रॉम टिमरू लीव्स, तंबाकू प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होता है. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझे तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फॉरेस्ट प्रोवाइड लाइवलीहुड एंड कंट्रीब्यूशन टू सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड. मतलब फॉरेस्ट से अब ट्राइबल कम्युनिटीज की रोजी रोटी मिलती है, मेडिकल इंडस्ट्री चलता है, टिम्बर इंडस्ट्री चलता है, टूरिज्म होता है, इकोसिस्टम सर्विस मिलती है. फॉरेस्ट हमारी इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, व्हाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस फॉर एनवायरमेंट. ये सेक्शन बहुत केयरफुली पढ़ो क्योंकि एनवायरमेंटल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल. सबसे पहले देखते हैं एनवायरमेंट को क्या बेनिफिट्स होते हैं फॉरेस्ट से. तो पहला, फॉरेस्ट आर यूजफुल टू ब्रिंग रेन. स्टूडेंट्स ट्री ट्रांसपिरेशन करते हैं, वाटर वेपर रिलीज करते हैं, जो क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ पर बारिश आती है. तो बारिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट. दे कंट्रोल द एटमोस्फेयर फ्रॉम बिकमिंग एडवर्स. फॉरेस्ट एटमोस्फेरिक बैलेंस मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं. दे प्रोवाइड लाइफ सेविंग ऑक्सीजन. स्टूडेंट्स बेसिक बायोलॉजी याद है, फोटोसिंथेसिस यानी CO2 प्लस वाटर जो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं. ट्रीज उल्टा करते हैं, वो CO2 इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं. ये पूरा बैलेंस हमारा लाइफ सिस्टम बना के रखता है. फोर्थ, अगर बात करें, फॉरेस्ट कंट्रोल द फ्लड. कैसे? ट्री रूट्स वाटर एब्जॉर्व करते हैं, सॉइल इरोजन रोकते हैं, सरफेस रन ऑफ कम हो जाता है. फिफ्थ है, दे ऑब्जर्व हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. ट्री कार्बन सिंक है, ग्लोबल वार्मिंग कम करते हैं. सिक्स्थ है, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन. रूट सॉइल को ब्लाइंड कर रखते हैं, हैवी रेन्स में भी सॉइल वॉश अवे नहीं हो पाती. सेवेंथ बात करें, फॉरेस्ट मेंटेन ग्राउंड वाटर. रेन वाटर स्लोली सिप होता है अंडरग्राउंड, वाटर टेबल मेंटेन रहता है. एट्थ अगर बात करें, फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्ट द एडवांसिंग डेजर्ट. ग्रीन बेल्ट डेजर्टिफिकेशन रोकता है. राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल के साथ ट्रीज लगाए गए डेजर्ट को रोकने के लिए. नाइन्थ अगर बात करें, फॉरेस्ट आर यूजफुल इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन. ट्रीज डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्व करते हैं, एयर फिल्टर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर एयर पॉल्यूशन कम होता है. टेंथ अगर बात करें, फॉरेस्ट इनहेंस द नेचुरल ब्यूटी. टूरिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप पहाड़ वगैरह, वादियां वगैरह घूमने जाते हैं तो क्यों? क्योंकि वहां पर ट्रीज वो एक पूरा का पूरा टूरिज्म ब्यूटीनेस देते हैं. 11th, फॉरेस्ट प्योरीफाई द एयर. ट्रीज ऑक्सीजन देते हैं, हार्मफुल गैसेस एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से एयर प्योरीफाई हो पाती है. 12th, फॉरेस्ट आर आइडियल प्लेस फॉर एडवेंचरस टूरिज्म एक्टिविटी. वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, ये सब फॉरेस्ट में ही होता है. 13th, some forests are reserved as national park and sanctuaries for biodiversity. जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, गीर फॉरेस्ट, ये सब प्रोटेक्टेड एरिया है. स्टूडेंट इमेजिन करो, अगर फॉरेस्ट ना हो तो क्या होगा? ना ऑक्सीजन होगा, ना बारिश होगी, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएंगे, हमारे यहाँ पर फ्लड आएंगे, सूखा पड़ जाएगा और भी बहुत सारे एनवायरमेंटल डिजास्टर देखने को मिलते हैं. अब स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली एक सैड रियलिटी है फॉरेस्ट कंजर्वेशन की प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स समझो क्या हो रहा है. इकोसिस्टम इज फॉर्म ड्यू टू द इररिलेवेंट ऑफ बायोस्फीयर एंड मैनकाइंड. मतलब नेचर हमारा नेचर और ह्यूमन का बैलेंस रिलेशनशिप का से इकोसिस्टम बनता है. बट ड्यू टू एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज एंड सेल्फिशनेस ऑफ मैन, इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब. हम ग्रीड, हमारा इतने लालची हो गए कि हमको पूरा नेचर की सारी चीजें हमें हमारे बेनिफिट के लिए चाहिए, जिसकी वजह से हम पूरे के पूरे नेचर और एनवायरमेंटल और इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं. कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आता है मेंस इंस्टेबल डिजायर टू प्रोक्योर लैंड. इनस्टेबल मतलब नेवर एंडिंग. ह्यूमन को ज्यादा से ज्यादा जमीन चाहिए, फार्मिंग के लिए चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए. हर तरह से हम लोग लैंड को खत्म कर रहे हैं. सेकंड, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. ज्यादा पॉपुलेशन तो ज्यादा रिसोर्सेज की डिमांड होती है, जिसकी वजह से ज्यादा जंगल कटते हैं. थर्ड है पॉलिसी ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रियल यूनिट अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया. इंडस्ट्रीज भी फॉरेस्ट में एस्टैब्लिश हो रही है, यानी कि वो बोलते हैं रेजिडेंट जहां लोग रहते हैं उससे दूर इंडस्ट्री बनाओ. तो दूर तो फॉरेस्ट भी है, तो फॉरेस्ट के अंदर इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होती है. अर्बनाइजेशन, सिटीज एक्सपांड हो रही है और फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं. फिफ्थ है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. डैम, हाईवे, इन सब को बनाने के लिए भी जंगल काटे जाते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रोड बनाने के लिए, रोड नेटवर्क बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, यानी कि जंगल काटे जाते हैं. जूम कल्टीवेशन. जूम कल्टीवेशन मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन. नॉर्थ ईस्ट में कॉमन है. ट्रीज काटो,
फार्म करो, फिर आगे बढ़ जाओ। बहुत डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस है, ठीक है। यानी एक जगह पर आपने बहुत सारे पेड़ काटे, वहां पर आपने उगाना शुरू किया, जब वो जमीन उगाना बंद कर देगी तो आप दूसरी जगह जाओगे, वापिस पेड़ काटोगे और वहां पर खेती बाड़ी करोगे, जिसकी वजह से भी बहुत ज्यादा फॉरेस्ट को नुकसान होता है। एट है फॉरेस्ट फायर, नेचुरल का ह्यूमन कॉज, बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। यानी कि फॉरेस्ट फायर एक बार हो गई तो उसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नाइन्थ है इकोलॉजिकल बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। जब फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। स्टूडेंट्स ये सब कॉजेज है बट सॉल्यूशन भी है, अगली स्लाइड में हम वो चीज को देखते हैं। इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, स्टूडेंट्स अब देखते हैं फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन को इफेक्ट्स क्या क्या है। एडवर्स इफेक्ट बात करें, डिक्रीज इन रेनफॉल, कम ट्रीज, कम ट्रांसपिरेशन, कम बादल बनेंगे, कम बारिश होगी। ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, ट्री CO2 एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे यहाँ पर बढ़ जाएगा। फिर होता है टेम्परेचर राइज होने लगता है, यानी कि बहुत ज्यादा आपका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होते हुए दिखेगा। एडवांसिंग डेजर्ट, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमारे यहाँ पर डेजर्ट जो है वो बढ़ते जाएंगे। होमलेसनेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स का हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वाइल्ड एनिमल्स हमारे यहाँ पर सिटीज वगैरह में आ जाएंगे। ये सब इंटरकनेक्टेड है, एक डोमिनो इफेक्ट है। नेशनल पॉलिसी ऑफ 1952, स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ने देखा कि प्रॉब्लम सीरियस है, तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑफ 1952 देयर मस्ट बी फॉरेस्ट ओवर 33% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द नेशन। मतलब कम से कम पूरे देश का 1/3 हिस्से में फॉरेस्ट होना चाहिए। अगर इंडिया के करंट स्टेटस की बात करें, रियलिटी क्या है, इन इंडिया फॉरेस्ट आर स्प्रेड ओवर 23.6% ओनली। यानी हमारा टारगेट है कि 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, बट रियलिटी में इंडिया में सिर्फ 23.6% है। कहीं ना कहीं एक्चुअल टारगेट से 10% कम फॉरेस्ट हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। फॉरेस्ट ऑक्यूपाई ओनली अबाउट 10% ऑफ लैंड इन गुजरात। गुजरात के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10% जमीन पर फॉरेस्ट है, बाकी 90% जमीन पर फॉरेस्ट नहीं है। नीड फॉर द आवर, इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज नेसेसरी। स्टूडेंट्स ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी भी है, हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं रेमेडीज क्या क्या है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, यानी कि पॉजिटिव नोट पर आते हैं, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट बचे। गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1952, ये फर्स्ट मेजर स्टेप था। फिर 1980 में पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव एक्ट बना, यानी कि लीगल एक लॉ बनाया गया इसके लिए। 1988 में न्यू नेशनल पॉलिसी अनाउंस की गई, यानी कि जो पहले पॉलिसी थी उसको अपडेट की गई। स्टेप्स टू प्रिवेंट फॉरेस्ट, सबसे पहले फॉरेस्ट आर अवर नेशनल रिसोर्स, टेक इट अवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। ये माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। फॉरेस्ट को रिसोर्स से ज्यादा ये समझो कि ये हमारा हेरिटेज है, ये हमारा नेचुरल हेरिटेज है, हमें इसको संभालना चाहिए। सेकेंड है ट्री फेलिंग शुड बी स्टॉप्ड, हेवी पनिशमेंट मस्ट बी इन्फ्लिक्ट टू दोज हु कट ट्रीज इलीगली, यानी कि स्ट्रिक्ट नियम बनाने चाहिए कि जो इलीगली पेड़ काटते हैं या इलीगली फॉरेस्ट के अंदर कुछ भी काम करते हैं उनके ऊपर सख्त और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थर्ड है टू इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन वन महोत्सव एंड सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। वन महोत्सव हर साल जुलाई में होता है, एक विंग लॉन्ग ट्री प्लांटेशन होनी चाहिए, लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोगों को पेड़ उगाने चाहिए, ठीक है। ये सारे रिवर, रेलवे ट्रैक्स, रोड, इनके आसपास भी या फिर जो वेस्ट लैंड है वहां पर भी पेड़ उगाने चाहिए। सोशल फॉरेस्ट्री मतलब कि हर इंसान को मिलकर साथ में ट्री उगाने चाहिए। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल थ्रू एनवायरमेंटल एजुकेशन इन स्कूल सिलेबस। आपके स्कूल सिलेबस में क्यों डाली गई है, इसलिए नहीं कि आप इसको लिख के 2-5 मार्क्स लाओगे, बट इसलिए कि आप फ्यूचर जनरेशन हो, आप अवेयर रहोगे कि आपको क्या करना है एनवायरमेंट के लिए, फॉरेस्ट के लिए, इसीलिए ये चीजें आपके सिलेबस में इंक्लूड की जाती है। सेलिब्रेट एनवायरमेंट रिलेटेड डेज, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो 5 जून को होता है, अर्थ डे जो होता है वो 22 अप्रैल को होता है। इसके अलावा भी अलग अलग एनवायरमेंटल रिलेटेड डेज होते हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं। फिर आता है प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर, टेक प्रिकॉशंस टू अवॉइड फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर नेचुरल भी हो सकती है, यानी कि लाइटनिंग से, यानी कि जो बिजली कड़कती है उससे भी हो सकती है, और मैन मेड भी हो, जैसे जैसे सिगरेट या अपने सिगरेट पी और फिर फेंक दी, ठीक है। या फिर कैंप फायर, यानी कि वो जो ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हैं, अपने बोन फायर किया, कैंप फायर किया, अपना सही से उसको बुझा नहीं पाए, जिसकी वजह से भी फॉरेस्ट फायर होता है। इन केस ऑफ फायर इट मस्ट बी डाउटेड इमीडिएटली। क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम होना चाहिए, फायर ब्रिगेड फॉरेस्ट एरिया में एक्सेसिबल होने चाहिए,
ठीक है, वरना बहुत ज्यादा आग फैल सकती है। यूज रिन्यूएबल एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, सोलर पैनल यूज करो। बायो एनर्जी, बायोगैस फ्रॉम वेस्ट यूज करो। विंड एनर्जी यूज करो जो विंड मिल से आती है। यूज दिस इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल रिसोर्स लाइक वुड यूज टू गेट एनर्जी। हम जो लकड़ा जला के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या आग जलाते हैं, उसकी जगह पर हमें ये मॉडर्न रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करने चाहिए। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे तो फायरवुड की डिमांड कम होगी, ट्रीज बचेंगे। सेवेंथ, पब्लिक अवेयरनेस। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू पीपल थ्रू ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सारी जगह से आप समझाओ कि भाई फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पब्लिक का अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट फॉरेस्ट, कैंपेन चलती है, रैलीज चलती है, इन सबसे क्या होता है, लोग जागरूक होते हैं, लोगों को पता चलता है कि हमें ये सारी चीजें करनी है हमारे जो फॉरेस्ट है उसको बचाने के लिए। अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें लाइक टू नो में, तो आप कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट समझते हैं जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेट्स याद रखनी बहुत जरूरी है। 21 मार्च जो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस के लिए। 22 अप्रैल जो अर्थ डे है, पूरी अर्थ को कंजर्व करने के लिए। 5 जून जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, हमारे फेमस एनवायरमेंटल को संभालने के लिए। 4th है जुलाई मंथ जिसको वन महोत्सव बोलते हैं, ट्री प्लांटेशन वीक भी जिसे बोलते हैं। 16 सितंबर है जो वर्ल्ड ओजोन डे है, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए। इन डेज को सेलिब्रेट करना यानी कि अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करने के लिए ये सारी चीजें की हुई है। वर्ल्ड फॉरेस्ट ईयर 2011, द ईयर 2011 वाज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड फॉरेस्ट ईयर। पर्पस क्या था, पूरे ग्लोबल अवेयरनेस के लिए, पूरे दुनिया में फॉरेस्ट की अवेयरनेस के लिए ये सारी चीजें की गई थी। यूएन ने डिक्लेयर किया था 2011 एज अ वर्ल्ड फॉरेस्ट ईयर। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स टू मैनेज फॉरेस्ट टू हेल्प, यानी कि वो लोग जो पूरे फॉरेस्ट को संभालते हैं। एनवायरमेंटल, सोसाइटी एंड रूरल डेवलपमेंट, कंजर्व फॉरेस्ट एंड प्लांट ट्रीज। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कम्युनिटी इन्वॉल्व से फॉरेस्ट कंजर्वेशन, लोकल पीपल को इन्वॉल्व करो, उन्हें बेनिफिट्स दो तो वो खुद फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल है जो छोटे छोटे गांव होते हैं वो, या फार्म फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, रोड साइड प्लांटेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। फिर आता है एफआरआई। एफआरआई यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन अंडरटेकन फॉरेस्ट रिलेटेड रिसर्च, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड स्टडी। एफआरआई देहरादून में है, बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। फॉरेस्ट साइंस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट, सब पर रिसर्च होता है। अगर आप फॉरेस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो एफआरआई एक ऑप्शन आपके लिए है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर 17 नेचुरल वेजिटेशन। फटाफट से इसको समराइज करें तो नेचुरल वेजिटेशन यानी प्लांट ग्रोइंग जो नेचुरली होते हैं बिना इंसान की मदद के। इंडिया रैंक 10th इन वर्ल्ड और एशिया के अंदर 4th रैंक पर आता है। 6 फैक्टर अफेक्ट वेजिटेशन जो रिलीफ, सॉइल, टेम्परेचर, आइसोलेशन, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी होते हैं। 5 तरह के वेजिटेशन होते हैं, ट्रॉपिकल रेन, डिसिडियस, डेजर्ट, टेम्परेट और मैंग्रोव। फॉरेस्ट हमको प्रोवाइड करते हैं टिम्बर, मेडिसिन, ऑक्सीजन, एनवायरमेंटल बैलेंस, है सारी चीजें। हमारी सीरियस प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगल को जो हम काट रहे हैं वो, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की और हमारी दोनों की कि हम उन जंगलों को बचाए। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, ये लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए, प्लास्टिक का यूज कम करें, एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाएं। रिमेंबर करने वाली बात है, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी, लाइफ नहीं होगी तो एग्जाम कौन देगा। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, सब्सक्राइब करें अंकित क्लासरूम को, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।